क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अब हम शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस इंडिविजुअली। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई चार्ज है लेट Q और यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है किसी Q1 चार्ज की वजह से, तो हम जानते हैं जब Q1 चार्ज इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो उसका फार्मूला K कैपिटल Q स्मॉल q1 अपॉन R स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, जो कि कूलम्ब्स लॉ है। लेकिन यहाँ पर लिखा है अदर चार्जेस, यानी कि एक से ज़्यादा चार्ज हो, मीन्स यहाँ पर Q2 भी हो, यहाँ पर Q3 भी हो और इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हों। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है हर चार्ज की वजह से हम अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उन सभी फोर्स को हम वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे, यानी कि उनका वेक्टर सम। और वेक्टर सम का मतलब है उन फोर्स को निकालने के बाद उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे। यहाँ ये भी लिखा है इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यहाँ हमें अगर Q2 का फोर्स निकाल रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि Q1 भी Q2 को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होगा तो शायद Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स चेंज हो जाए। इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की यही सबसे ख़ास बात है, हमें एक चार्ज का फोर्स निकालते समय बाकी दूसरे चार्ज को इग्नोर कर देना है। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो होल्ड गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे और वहाँ पर भी मल्टीपल चार्ज की वजह से जब हम रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही वो काम हम करेंगे। नोट में यहाँ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0। यहाँ पर सिर्फ एक बात बताइए, अगर किसी चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो हम ये कहेंगे वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो ये वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर नेट फोर्स 0 है। सेकंड पॉइंट है अ सिस्टम ऑफ चार्जेज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। पहले यहाँ पर समझने की चीज़ है सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है। मान लिया हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3 और हम ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा ही एक सिस्टम है। हमने इसको एक सिस्टम माना और अगर हमारा कहना ये है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस Q1 चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स वो 0 होगा और ये नेट फोर्स Q2 की वजह से और Q3 की वजह से होगा। इसी तरह से इस 2 चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होगा और ये फोर्स होगा Q1 की वजह से और Q3 की वजह से। और इसी तरह से 3rd नंबर के चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी 0 होगा और ये फोर्स होगा 2 की वजह से और 1 की वजह से। किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना ये रिप्रेजेंट करता है उस सिस्टम के हर एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। और इसको समझने के लिए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल 1.6 न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। डायग्राम में देख सकते हैं एक ट्राइंगल हमने बनाया है जिसके 3 वर्टिसेज हैं, A, दूसरा है B और तीसरा है C। और इन तीनों पर चार्ज रखे हुए हैं। एक चार्ज है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है Q, दूसरे पॉइंट पर चार्ज है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड भी Q है और तीसरे पॉइंट पर चार्ज है Q3 जिसका मैग्नीट्यूड भी Q है। और ट्राइंगल की साइड यहाँ पर दी गई है, दिस इज L। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज ए स्मॉल q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन फिगर 1.9। सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है जो है कैपिटल Q। इस कैपिटल Q का साइन वही है जो स्मॉल q का साइन है, मीन्स ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और अगर हमने इसको नेगेटिव माना तो ये भी नेगेटिव है। इस डायग्राम को पहले हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट हुआ A जिस पर हमने चार्ज माना है Q1 दैट इज इक्वल टू Q। दूसरा पॉइंट हमने माना
दिस इज़ B। यहाँ चार्ज माना है Q2 इज इक्वल टू Q। और तीसरा पॉइंट हमने ट्राइंगल का माना है C, जिसका चार्ज माना है Q3 इक्वल टू Q। और क्वेश्चन में दिया गया है ट्राइंगल की जो साइड हैं उनको हम L मानेंगे। तो ट्राइंगल की तीनों साइड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर मान लेते हैं उसका नाम O है और यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज मान लिया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। यहाँ पर टोटल चार्ज जो हैं वो हैं 3, मीन्स ये 3 वो चार्ज हैं जो इस कैपिटल Q के अलावा हैं। एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। कैपिटल Q पर जो फोर्स लगेगा वो इन तीनों की वजह से लगेगा और हमें नेट फोर्स अगर पता लगाना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर Q चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करें, तीनों चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को हम F1, F2 और F3 मान दें। यहाँ पर ये F1 जो है ये स्मॉल Q1 की वजह से है, F2 ये Q2 की वजह से है और F3 ये Q3 की वजह से है। तो इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा और वेक्टर एडिशन ही हमारा आंसर होगा। अब हम पहले अलग अलग F1, F2 और F3 को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम बात करते हैं फोर्स F1 की। F1 जो फोर्स है वो है फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू Q। डायग्राम में देखते हैं, ये है Q1 चार्ज और ये है कैपिटल Q, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए Q चार्ज कैपिटल Q को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और फोर्स Q1 से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा और ये फोर्स हुआ F1। इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम कूलाम्स लॉ से निकालेंगे और कूलाम्स लॉ के बारे में हम जानते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड पता लगाते हैं और डायरेक्शन हम डायग्राम में से देख के निकालेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा K, पहला चार्ज है Q1 दैट इज़ Q, दूसरा चार्ज है कैपिटल Q और इनकी बीच की डिस्टेंस है A से लेकर O तक की डिस्टेंस और उसका ये स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन इज़ फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट O। इस तरह से कूलाम्स लॉ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर A से लेकर O तक की डिस्टेंस को हम यहाँ पर स्मॉल r मान लें तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, डायरेक्शन इज़ फ्रॉम A टू O। इस तरह से हम पहला फोर्स निकाल लेते हैं। सिमिलरली F2 और F3 भी निकालेंगे। F2 इज़ फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू Q और इसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ये है Q2 और ये है कैपिटल Q, दोनों को हम पॉजिटिव मानते हैं तो यहाँ से स्मॉल q इस कैपिटल Q को रिपेल करने लगेगा और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी B से लेकर Q की तरफ। तो F2 की डायरेक्शन होगी B से लेकर O की तरफ, दिस इज़ B टू O। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसी तरह से हम F3 निकालेंगे। F3 विल बी फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3 इज इक्वल टू Q और इसकी वैल्यू आएगी K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर और डायरेक्शन फ्रॉम C टू O। यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये है Q3 जो कि पॉजिटिव Q है, ये है कैपिटल Q, डायरेक्शन इसको रिपेल करने वाली डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन भी दूर की तरफ दिखाई देगी, दिस इज़ F3। अब यहाँ गौर करने की बात है, ये है पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये है दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये है तीसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड। हम देखते हैं कि तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम हैं। जब सेम हैं तो हम इनको अलग अलग क्यों लिखें? हम इसको एक ही मैग्नीट्यूड F से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड F इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। अब हम इस Q पॉइंट के डायग्राम को अलग से बनाते हैं। यहाँ हमने सेंटर पर बनाया
कैपिटल Q चार्ज, ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे चार्ज Q1, और इसकी वजह से जो फोर्स लगा वो A से लेकर O तक की तरफ लगेगा, और डायरेक्शन हमने शो कर दी A से लेकर O तक। मैग्नीट्यूड है इसका F, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर सारे फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से दूसरा चार्ज है B पर रखा हुआ, जिसकी वैल्यू है Q2। इसकी वजह से जो फोर्स लगा वो फोर्स भी B से लेकर O की तरफ लगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे फोर्स F से, और डायरेक्शन हम एरो से अलग अलग बना रहे हैं। इसी तरह से तीसरा चार्ज है वो C पॉइंट पर रखा है, और यहाँ पर वो जो चार्ज है उसको Q3 कह रहे हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फिर से Q है, और इसी वजह से इसको भी हम तीसरे फोर्स F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं Q चार्ज पर 3 फोर्स लग रहे हैं, और अब हमें इन तीनों का आंसर निकालना है। मीन्स हमें पता लगाना है F फोर्स, Q पर लगने वाला जो फोर्स है, जिसको कि हमने F1 प्लस F2 प्लस F3 माना, और वास्तव में अब पता लग गया है कि तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो अब हम इन तीनों को ऐड करना चाहते हैं। कॉमन सेंस से अगर देखें तो हम देख सकते हैं 11th क्लास में हमने ऐसा पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं और वो सिमेट्रिक डायरेक्शन पर हैं, यानी तीनों सेम एंगल पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। लेकिन हो सकता है कि हम इस बात को ना समझ पाएँ, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए, इसको चेक करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 एक्सेस मान लेते हैं। एक एक्सेस हमने मान लिया x, और दूसरा एक्सेस मान लिया हमने y, जैसा कि हम पहले भी वेक्टर रिजोल्यूशन में मानते आए हैं। इस f का x एक्सेस के साथ अगर थीटा एंगल है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये एंगल थीटा है तो इधर भी ये वाला एंगल थीटा, और इसके ऊपर बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि अगर हमें कोई वेक्टर r दिया हुआ है और किसी डायरेक्शन में हम उसका कंपोनेंट ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसका कंपोनेंट होता है r cos थीटा। तो इसी फार्मूले से हम इन सभी फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, पहले इस F फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका हुआ x एक्सेस के अलोंग F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका y एक्सेस के अलोंग हो जाएगा, वो हो जाएगा F cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने इस F फोर्स के 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक तो नंबर 1 और ये दूसरा नंबर 2। अब हम बात करते हैं इस दूसरे फोर्स F के कंपोनेंट की। थीटा के अलोंग पहला कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में वो ऊपर होगा, इट विल बी F cos 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास 2 कंपोनेंट और आ गए हैं। इसको हम नाम डाल देते हैं कंपोनेंट नंबर 3 एंड दिस इज़ नंबर 4। हमें इन दोनों के कंपोनेंट मिल गए, और ये दोनों कंपोनेंट x एक्सेस और y एक्सेस के अलोंग है। अब आते हैं फोर्स नंबर 3 पर, यानी कि ये डाउनवर्ड वाला फोर्स। ये फोर्स तो ऑलरेडी y एक्सेस के अलोंग है, इसलिए इसका कोई कंपोनेंट ब्रेक करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब इस Q पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्स को मैं अलग से शो करता हूँ। पहला फोर्स x एक्सेस के अलोंग, दिस इज़ F cos थीटा। दूसरा फोर्स y एक्सेस के अलोंग, दिस इज़ F cos 90 माइनस थीटा, और हम जानते हैं 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं F साइन थीटा। तीसरे नंबर का फोर्स है माइनस y एक्सेस के अलोंग, दिस इज़ F cos थीटा। चौथे नंबर का फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ है, F cos 90 माइनस थीटा, इसको भी हम F साइन थीटा लिख सकते हैं। और एक फोर्स जो बचा हुआ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज़ F। अब हम यहाँ देख सकते हैं F cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है, और ये F cos थीटा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
इसी तरह से ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स हुए वो फोर्स हुए 2F साइन थीटा, और एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ जिसको कि हम बोल रहे हैं F। अब हम इस डायग्राम पर आते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 3 फोर्स हैं और तीनों के बीच में सेम एंगल है। इसका मतलब है इन 2 फोर्स के बीच में लगने वाला एंगल 360 का 1/3 होगा, मीन्स 120 होगा। तो जब ये 120 हुआ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एंगल ये 90 हुआ। तो इसका मतलब है ये हुआ जिसको हमने थीटा माना है वो 30 डिग्री होगा। अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू हाफ के इक्वल आती है। तो उसके अकॉर्डिंग अब इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स ऊपर लग रहे हैं वो हैं 2F इंटू हाफ, मीन्स 2F साइन थीटा की जगह हाफ रखेंगे तो नेट फोर्स बचेंगे F और नीचे की तरफ भी फोर्स बचेगा F। अब हम देखते हैं एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है और इनका रिजल्टेंट कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज़ 0। और ये हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब वो चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस Q। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लाइन बनाते हैं, उसके दोनों तरफ 2 चार्ज बनाते हैं और सेंटर में एक चार्ज Q बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं A पॉइंट पर पहला चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा पॉइंट है B जिस पर दूसरा चार्ज है कैपिटल Q। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर पर हम तीसरा चार्ज Q मान लेते हैं और सेंटर का नाम O मान लेते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है, शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू -Q/4। यहाँ पर देखते हैं पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में रहने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स इस Q चार्ज पर टोटल फोर्स निकालें या इस स्मॉल q पर फोर्स निकालें या इस कैपिटल Q पर फोर्स निकालें, वो फोर्स हमेशा 0 आना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं बीच वाला चार्ज है Q। इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो फोर्स अगर F है तो निश्चित रूप से इस कैपिटल Q की वजह से दूसरा फोर्स लगेगा वो भी F होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये तो ऑटोमेटिक 0 ही हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं बीच वाला चार्ज चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या उसका मैग्नीट्यूड कुछ और भी हो, तब भी ये 0 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है O पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज इक्विलिब्रियम में ही होगा। अब हम बात करते हैं A या B पर रखे हुए चार्ज की। तो हम बात करते हैं फॉर पॉइंट A, फोर्स ऑन कैपिटल Q एट A। अगर इस फोर्स का नाम मैं A मान लूँ तो यहाँ पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स O पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से प्लस दूसरा फोर्स B पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है ये इक्विलिब्रियम में है तो ये नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और ऐड करके उनको 0 के इक्वल रख देते हैं। हमें इस Q चार्ज का साइन नहीं मालूम, तो फिलहाल हम जब नहीं मालूम होता है तो हम पॉजिटिव चार्ज के साइन से ही ये चीज़ शुरू करते हैं। तो पहले निकालते हैं इस A चार्ज पर इस O की वजह से लगने वाला फोर्स। उसको निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 2r, तो ये आधी डिस्टेंस r हो जाएगी। तो A पॉइंट पर इस O की वजह से लगने वाला फोर्स होगा दिस इज़ K। पहला चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है स्मॉल q और उनके बीच की डिस्टेंस है r²। पॉजिटिव चार्ज अगर माने तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन होगी फ्रॉम O टू A। इसी तरह से FB निकालते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा।
डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो अब हम पता लगाते हैं ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज कैपिटल क्यू पर बी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज के क्यू क्यू अपॉन, नाउ डिस्टेंस इज 2r, तो दिस इज 2r स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज अगेन रिपल्सिव, तो फ्रॉम बी टू ए। इस तरह से हमने दोनों फोर्स निकाल लिए और अब हम जानते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल क्यू की वैल्यू पता लगाएंगे। यहाँ पर देखिए O टू A डायरेक्शन कैसी है, पहले ये देखते हैं। O टू A डायरेक्शन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रही है राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ इस तरह से, और B टू A डायरेक्शन वो भी राइट टू लेफ्ट की तरफ। कहने का मतलब है ये दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हैं। तो अगर हम इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये भी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस फिर दूसरा के कैपिटल क्यू अपॉन 4r स्क्वायर एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 0। दोनों को और सॉल्व करते हैं। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन 4r स्क्वायर। सॉल्व करके हम स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, के एंड कैपिटल क्यू से एक के एंड कैपिटल क्यू कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा माइनस क्यू बाई 4। और इससे हमें पता लग जाएगा सेंटर पर रखा हुआ चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज का 1/4 होगा और ये अपोजिट साइन का होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। और क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है कि -q/4 होने पर ही ऐसा होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड था। अब हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कई बार ऐसा होता है हमारे पास 2, 3, 4 या कुछ काउंटेड चार्ज रहते हैं, कुछ लिमिटेड चार्ज होते हैं, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना आसान होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास कोई लाइन है और उस पर ढेर सारा चार्ज बिखरा हुआ है, वो चार्ज इतना ज़्यादा है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस लाइन का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं और वो छोटा सा हिस्सा जो होता है वो यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। यूनिट लेंथ का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो हम उस यूनिट लेंथ के चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम इस पूरी लेंथ का टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, जैसे कि ये Q निकाल लिया है। इस टोटल लेंथ को देखते हैं, जैसे कि ये L निकाल लिया है। हम देखते हैं L लेंथ पर टोटल चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पर टोटल चार्ज होगा Q/L, और इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर चार्ज बहुत सारे हों, जिनको हम अलग अलग काउंट ना कर सकें, तब हम वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं और इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी, कई बार ऐसा होता है हमारे पास एक प्लेन है या कोई सरफेस है, उस सरफेस पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज को हम ऐसे गिन तो नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में हम उस सरफेस का छोटा सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं और वो छोटा सा पार्ट यूनिट एरिया होता है। यूनिट एरिया मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर ये टोटल एरिया A है जिसका चार्ज स्मॉल q है, तो यूनिट एरिया का चार्ज निकालने का तरीका होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया मीन्स Q/A। तो Q/A सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, और ये भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को करने में यूज़ लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम होता, वॉल्यूम मीन्स जैसे स्फेयर है, और उस स्फेयर के अंदर पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते और इतने ज़्यादा होते कि हम उनको अलग अलग काउंट करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, तब हम टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और हम इसका
यूज़ करते हैं। इनको ज़्यादा हम तभी समझ पाएंगे जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे।